तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। यह वीडियो है कक्षा 10 के लिए, जो कि इतिहास से आपका जो अध्याय 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका जो NCERT अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है, उसका आज बहुत अच्छे से सॉल्यूशन लेकर आए हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान और सरल भाषा में, जिससे एक बार आप पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है 2027 एग्जाम में, या फिर किसी भी एग्जाम में कहीं भी पूछता है, और अगर आप इस अभ्यास का प्रश्न कर लेते हैं तो एक दो प्रश्न इससे जरूर रहता है। इसलिए आप अपना NCERT का बुक है 10 का तो निकालिए और अभ्यास में जाइए और अपना क्वेश्चन उतारिए, और हम आंसर यहाँ पे आसान शब्दों में लिखाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका बुक में लिखा है, संक्षिप्त में लिखें। पहला प्रश्न है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान यानी आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया और एक अमेरिका महाद्वीप से चुने, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि पुराने ज़माने में यानी 17वीं शताब्दी में जो आदान प्रदान का चल रहा था सिस्टम, उसका उदाहरण देना है, और एक उदाहरण तो एशिया का देना है और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीप से देना है। तो चलिए हम उत्तर लिखते हैं, आप लोग भी उतारिए। देखिए, 17वीं सदी से पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच वस्तुओं, लोगों और विचारों का आदान प्रदान होता था, ठीक है। हम सभी को पता है, अगर हम लोग आदान प्रदान का मतलब एक चीज़ किसी दूसरे आदमी को आवश्यकता यानी ज़रूरत रहते थे, और दूसरे आदमी को फिर हमको कुछ, जैसे मान लो भाई हमको कुछ ज़रूरत है और आपको भी कुछ ज़रूरत है, ठीक है। मान लो हम आपको गेहूँ देते हैं तो हम आपसे चावल लेते हैं। इस तरह से आदान प्रदान का तरीका होता था ज़रूरत के हिसाब से। तो एशिया का उदाहरण लेते हैं हम लोग। एशिया में रेशम मार्ग के द्वारा चीन का रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा भारत और दक्षिण पूर्व में एशिया के कपड़े और मसाले दूसरे देशों तक पहुंचाने थे। इसके बाद यूरोप से सोना चांदी जैसी कीमतें धातु एशिया आती थी। इस तरह से आपको लिखना है। और अमेरिका का उदाहरण, अमेरिका में क्या आदान प्रदान होते थे? अमेरिका से चलिए देखते हैं। अमेरिका से आलू, मक्का, टमाटर, मूंगफली, मिर्च और शकरकंद जैसी खाद्य वस्तुएं दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। इन खाद्यान्न पदार्थों ने लोगों को भोजन और जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। मान लो हमारे देश से यहाँ से सोना ले जाते थे, कपड़ा ले जाते थे, बर्तन ले जाते थे, ठीक है। और अगले देश से क्या लाते थे? मान लो टमाटर, मक्का, आलू, मूंगफली, शकरकंद वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान होते थे। इस तरह से आपको लिख देना है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जो चैप्टर 1 और 2 है, इसका भी VVI ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, सब्जेक्टिव करा दिए हैं, उसको भी जाके एक बार पढ़ लीजिए इस चैनल पे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी, ठीक है। इसका उत्तर लिखना है, यूरोपीय लोग जब अमेरिका पहुंचे तो वे अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर गए, ठीक है। यानी कि यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचे दोस्तों, वे अपने साथ कई बीमारियां लेकर भी पहुंचे। इनमें चेचक सबसे खतरनाक बीमारी थी। पहले जो लड़ाई होता था दोस्तों, वो बीमारी, मान लो हमारे शरीर में चेचक है ना, तो वो अपना दवाई खोज लेते थे और दूसरे देश में ले जा कर के, जो कि संक्रमक था, एक आदमी दो आदमी फैलने वाला था, तो यहाँ पे अपना वो सॉल्यूशन ले लेता था और दूसरे देश में ले जा कर के फैला देते थे। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ, अगर वॉर होता था तो उस समय गोली बारूद नहीं था, तो ये बीमारी से ही लड़ा जाता था। एक बीमारी वायरस छोड़ देता था ले जा कर के, ठीक है। तो वही क्या करते थे, तो यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुँचे तो वे अपने साथ कई बीमारियाँ, जैसे चेचक सबसे खतरनाक थी। अमेरिका के मूल निवासी का यूरोप के लोगों से पहले बहुत कम संपर्क था, इसलिए उसके शरीर में यूरोप से आई कई बीमारियों के विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, ठीक है। चेचक जैसी बीमारी तेजी से फैली और बड़ी संख्या में मूल निवासी मारे गए अमेरिका के, ठीक है। इससे अमेरिकी समाज और उनकी राजनीतिक शक्ति कमज़ोर हो गई। परिणाम स्वरूप यूरोप शक्तियों के लिए अमेरिका पर कब्जा करना और उपनिवेशिक स्थापित करना आसान हो गया अंग्रेज़ों को। सरल शब्दों में समझे तो बीमारी ने अमेरिका के मूल निवासी को कमज़ोर किया और इससे यूरोपीय उपनिवेश को बढ़ावा मिला, ठीक है।
अगर उस समय जो है किसी देश को गुलाम बनाना था तो इसी तरह बीमारी फैला देते थे ले जा करके। इस तरह से आपको लिखना है अच्छा से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखें। पहला आपका क नंबर है, कॉर्न लॉ को समाप्त करने का ब्रिटिश सरकार का फैसला क्यों, यानी कॉर्न कानून जो था, कॉर्न लॉ, वो क्यों हटाया गया, उसका फैसला क्यों लिया। तो कॉर्न लॉ ऐसे कानून थे जिसके कारण ब्रिटेन में अनाज के आयात पर प्रतिबंध और नियंत्रण था। जब ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ समाप्त किए तो विदेशी से सस्ता अनाज ब्रिटेन आने लगा। देखो भाई कॉर्न लॉ ये जो लगाया जाता था सबसे ज़्यादा, वो मक्का जो होते थे ना, जिसको हम अपना भाषा में भुट्टा कहते हैं, उस पर जो है सबसे ज़्यादा लगाया जाता था कि हमारे देश में जो है कॉर्न लॉ नहीं आना चाहिए ताकि ब्रिटेन से जो है अनाज सस्ता मिले। ठीक है, कॉर्न लॉ जो है इसके बारे में और अच्छा से आगे बताएंगे जब इसका आएगा। और इसके परिणाम क्या हुआ दोस्तों, तो पहला, ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गई। ब्रिटेन किसानों को विदेशी सस्ते अनाज से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तीसरा कारण, कई किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। अनेक खेतों में खेती बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत से लोग गांव छोड़कर शहर या दूसरे देशों में जाने लगे। इस प्रकार कॉर्न लॉ का समाप्त होना ब्रिटेन के किसान के लिए नुकसानदायक लेकिन सस्ते खाद्य पदार्थ चाहने वाले लोगों के लिए लाभदायक साबित हुआ। चलिए, ख नंबर है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना। ठीक है, एक बीमारी है, वो क्या है चलिए देखते हैं। रीडर पेस्ट मवेशियों में फैलने वाले एक भयंकर बीमारी थी। मवेशी मतलब जो जाल माल होते हैं, वो रीडर पेस्ट में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी। यह बीमारी एशिया से अफ्रीका पहुंची और तेज़ी से फैल गई। बड़ी संख्या में मवेशी मर गए। अफ्रीका के कई लोग यानी बहुत सारे लोग की आजीविका मवेशियों और खेती पर निर्भर थी, इसलिए मवेशियों की मृत्यु से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। ठीक है दोस्तों, मवेशियों की कमी के कारण लोगों की आजीविका छीन ली गई। बहुत से अफ्रीकी लोगों को यूरोपीय बागान और खानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से आपको लिखना है। अब लिखना है आपको, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुष की मौत। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेना है। कितना ज़्यादा आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन हम आपको अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं। चलिए, अब जो है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, घ नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव क्या है, इसको लिखना अच्छा से। उत्तर में 1929 की महामंदी का भारत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, पहला, कृषि उत्पादनों की कीमतों में भारी गिरावट हुआ। दूसरा, किसानों की आय कम हो गई। तीसरा, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। चौथा, सरकार ने लगान वसूली में पर्याप्त राहत नहीं दी। पाँचवा, भारत का आयात काफ़ी कम हो गया। छठा, विश्व बाजार के लिए खेती करने वाले किसान को सबसे अधिक नुकसान हुआ। इस कारण महामंदी का सबसे असर किसानों और काश्तकारों पर पड़ा। ठीक है, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन को एशिया देशों में हस्तांतरित करने का फैसला। इसका भी देख सकते हैं, उत्तर लिख देना है इस तरह से 1970 के दशक से। ठीक है, और इसके परिणाम किए हुए वो लिख देना है, स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चौथा है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। ठीक है, तो लिख देना, 19वीं सदी में नई तकनीकों ने खाद्यान्न पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान और सस्ता बना दिया। उदाहरण के लिए रेलवे और बड़े जहाज। तेज रेलगाड़ियों और बड़े जहाज जलप्रपातों के कारण खेत और उत्पादन क्षेत्रों से खाद्य पदार्थ को दूर के बाजार तक कम समय और कम लागत में पहुंचाना संभव किया। दूसरा है, रेफ्रिजरेशन। ठीक है, रेफ्रिजरेशन तकनीकी जहाज़ों में प्रशिक्षण की सुविधा आने में मांस, मक्खन और अन्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को लंबी दूरी तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अगला लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ क्या है, तो उत्तर, ब्रिटेन वुड्स समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित और स्थिर बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो आपको अच्छा से
लिख लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद चर्चा करें, एक टॉपिक आया है यहाँ पे, आपको चर्चा करना है। कल्पना कीजिए कि आप गैरीबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर हैं। अपने हालात और भावनाओं का वर्णन करते हुए परिवार के नाम पर पत्र लिखिए। इसमें आपको बता रहा है गिरमिटिया मजदूर, सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है दोस्तों। एक एग्रीमेंट के तहत मान लो भारत से कोई अमेरिका कमाने जाना चाह रहा, तो उस समय जो है गिरमिटिया मजदूर की तरह काम पे जाना पड़ता था कि 5 साल के लिए आपको यहाँ पे लिखिए कि वहाँ से आने नहीं देंगे, और वहाँ से 5 साल लिखवा के लिखता था और उसे वहाँ पे 10 साल 12 साल 15 साल अधिक रखता था ज़बरदस्ती कैद करके। तो वही आपको बोला है कि कल्पना कीजिए आप कैरिबियाई क्षेत्र, एक कैरिबियाई क्षेत्र है, वहाँ पे मजदूर को ज़्यादा लेके जाता था, ठीक है। मजदूर हैं, अपने माँ बाप को कैसे पत्र लिखना है, क्या बोल के वो लिखना है, तो देख सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रिय माता पिता, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कैरिबियाई क्षेत्र में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं बेहतर जीवन की उम्मीद में यहाँ आया था, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। हमें लंबे समय तक कठोर मेहनत करनी पड़ती है, काम का पूरा ना करने पर मजदूरी काट ली जाती है और कई बार दंड भी दिया जाता है। यहाँ रहने की परिस्थितियाँ भी अच्छी नहीं है। मुझे अपने परिवार और अपने देश की बहुत याद आती है। मैं आपसे अनुबंध की अवधि पूरी होने का इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि वापस अपने घर लौट सकूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस तरह का कैसे ऐसा फील होगा अगर आपको यहाँ से कोई ले जाएगा और अपने घर भी आने नहीं देगा। अगर वहाँ कुछ भी थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो आपका मजदूरी काट लेता है, सज़ा भी देता है, तो कैसा फील होगा, वही पत्र लिखने बोला है, ठीक है। अगला 7वां है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतिविधियां या प्रभावों की व्याख्या करें। तीनों भारत से संबंधित एक एक उदाहरण दें, ठीक है। इस तरह से लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है वस्तुओं व्यापार का प्रभाव, एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आना जाना। भारत का उदाहरण, भारत से गेहूं, कपास, कपड़े और नील जैसी वस्तुएं दूसरे देश में भेजी जाती थी। श्रम का प्रभाव, लोग रोजगार की तलाश में एक देश या क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जाते थे। भारत का उदाहरण है, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को कैरिबियाई देशों में मॉरिशस, फिजी और अन्य क्षेत्रों में बागानों में खाद्यान्न निर्माण के लिए जाता था। पूंजी का प्रभाव, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अगला है महामंदी 1929 के कारण की व्याख्या करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। 1929 की जो महामंदी आई थी उसका व्याख्या करना है। तो 1929 की महामंदी विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदियों में से एक थी। इसके प्रमुख कारण थे कृषि में अधिक उत्पादन, किसानों ने अधिक उत्पादन किया लेकिन बाजार में मांग कम थी। इससे कृषि उत्पादन को कीमतें गिरने लगी और किसान की आय कम हो गई। दूसरा कारण था किसानों का बढ़ता कर्ज। कीमतें कम होने के बावजूद किसान ने आय बनाए रखने के लिए अधिक उत्पादन करने की कोशिश की, इससे समस्या और बढ़ गई। तीसरा, अमेरिकी ऋण पर निर्भरता। 1920 के दशक में कई देश ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में कर्ज लिया था, जबकि अमेरिकी बैंक ने ऋण देना कम किया और पुराने ऋण वापस मांगने लगे, तो अनेक देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। चौथा, बैंक और व्यापार प्रभावित। आर्थिक संकट बढ़ने से बैंक कमजोर हुए, उद्योग का उत्पादन घटा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। निष्कर्ष में लिखना इस प्रकार अधिक उत्पादन, कृषि कीमतों में गिरावट, ऋण की समस्या और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट ने मिलकर महामंदी को गंभीर बनाया। अगला आपका 9 प्रश्न है, G77 या फिर G77, ठीक है। देशों से आप क्या समझते हैं? जी समूह बोल देगा। जी समूह 77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? तो इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए और पढ़ लीजिए आप लोग। अगला है 10वां, 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण और हीरा खनन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सोना और हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था? खनिज लोग कौन थे और उनका जीवन कैसा था? इसके बारे में लिख देना है, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हेडिंग बाय उत्तर देके लिखना है। चलिए अगला है, अब तो नहीं है लगता है ना, हाँ इतना ही था जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब आपको एग्जाम से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 2-5 क्वेश्चन, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और एग्जैक्ट बताएंगे कि 100% आपका क्वेश्चन मिल सकता है, जो कि जब आपका एग्जाम रहेगा उस समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।